हाँ। तो f के आर्ग्यूमेंट में gx को रख दिया आपने, x स्क्वायर माइनस 2, इसको a मान लिया। f कैसा फंक्शन है, जो भी इनपुट रखोगे उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और एक उसमें ऐड कर देगा। तो a क्या था आपका, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 कर दो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, समझ में आया? सर -3 होगा ना? अच्छा सॉरी, -3 होगा। हाँ सर, -3। ठीक है सर वहाँ पे जो सेट दिया है, कहाँ दे रखा है क्या? ABC जो सेट दिया है सर, फॉग उसमें से निकाल रहे थे, इसमें से सर फॉग निकालिए। वो तो वही आएगा देखो। अच्छा तुम्हारे को ये वैल्यू रख देंगे सर। देखो इसका मतलब क्या है, देखो f ऑफ gx है ना, तो इसका मतलब क्या है कि तुम g में आ जाओ। आगे g पूरा बनाना पड़ेगा मुझे, ABC 1 2 3 4 और 3 5 7 9। ठीक है, 1 2 3 4 ये है आपका 3 5 7 9। ये 7 23 47 85। 7 23 तो देखो ये जो आपको दे रखा है ना, ये तो आपने फॉग का थोड़ी बनाया, यहाँ से थोड़ी आएगा, ये तो एफ और जी का है ना। फिर इसमें फॉग नहीं निकलेगा? एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट, 7 23 47 79, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ऐसा ठीक है यहाँ तक? यस सर। हाँ ठीक है, सर। ठीक है। अच्छा तुम्हें याद हो स्टार्टिंग में हमने वैल्यूज रख करके सॉल्व किया था, याद है? स्टार्टिंग के क्लासेस में जब हम कंपोजिट फंक्शन निकालते थे, इनवर्स की बात नहीं कर रहा, कंपोजिट फंक्शन निकालते थे तो हम क्या करते थे, एक की वैल्यू उठा करके दूसरे में रख करके चेक करते थे। इनफैक्ट कल भी ऐसा किया था एक क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हमने कहा था कि जब फंक्शन कॉम्प्लेक्स होने लगे तब उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपके पास वैल्यू ज्यादा है तो कितने वैल्यूज को रखोगे, तो सीधे फंक्शन पर रखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो 2x स्क्वायर माइनस 3 आया ना, ये आपका एफ ओ जी है ना, और ये जो वैल्यूज आपके पास हैं ये एफ और जी के वैल्यूज है, दिख रहा है? ये जो है यस सर। यानी कि आप 1 रखोगे तो आउटपुट आपको 3 मिलेगा, ये फंक्शन एफ के लिए होगा। और अगर 3 रखोगे इनपुट तो आउटपुट आपको 7 मिलेगा, ये फंक्शन जी के लिए होगा। ठीक है, आप अगर इन वैल्यूज को रखोगे तो फॉग नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि फॉग के लिए तो अलग से आपको निकालना पड़ेगा फिर वैल्यूज। ठीक है, एक्स की वैल्यू रखते जाओगे और फॉग का वैल्यू आता जाएगा। मतलब कि फॉग कैसा फंक्शन है कि आप जो भी इनपुट रखोगे ना, ये क्या था, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3, आपने जो भी इनपुट रखा उसको तो पहले स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से 3 घटा दो, ये आपको वो आउटपुट दे रहा है। फॉग इस टाइप का मशीन है। यानी कि अगर मैंने इनपुट को रखा, मान लो 3 रखा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 को वो करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 18, 18 में से वो 3 घटा देगा तो क्या बचेगा 15। ठीक है, तो इस टाइप का आएगा, आपको अलग से बनाना पड़ेगा फिर, है ना, अलग से बनाना पड़ेगा। अच्छा 3 रखा तो 15 आया, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को फिर 2 से गुना करो तो 8, 8 में से 3 घटाओगे तो 5 एंड सो ऑन, ऐसा आता जाएगा। समझ में आया? इसीलिए यहाँ से तुमको नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये तो फंक्शन ही अलग है। ठीक है, गॉफ के लिए अलग से आपको मैपिंग बनानी पड़ेगी इस फंक्शन के आधार पर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमको बनाने कहा नहीं है। अगर कहता बनाने तो कर सकते थे, नया बनाते हैं सब। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। है ना, तो आप देख लो कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एफ दे रखा है और जी दे रखा है ना, तो वहां से अगर आप पेज बंद कर लो माइक, तो यहाँ से अगर आपको ये मैपिंग वाला बनाना है तो उसके लिए आपको पहले फंक्शन को
आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फंक्शन क्या है, यहाँ पर कर लिया। उसके बाद आपको देखो कि क्या क्या वैल्यूज आप रख सकते हैं, है ना, क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं। तो जैसे ये मानो मैंने तो ऐसे ही रख दिया था कुछ भी, यहाँ पर आपके पास है एफ ऑफ जी का इनपुट, तो जी का इनपुट केवल यहीं से आ सकता है 3579, ठीक है। तो आप यहाँ पर केवल 3579 रख सकते थे और 2x² माइनस 3 के हिसाब से आपको आउटपुट यहाँ पर जो भी था वो मिल जाता है, ठीक है। तो फॉग के लिए मैपिंग हो जाती है वहां से, ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे, बोर्ड एग्जाम में आ गया तो भी कर लोगे, है ना। यस सर। और हमें एक चीज समझ में आ गया है कि जैसे ये फंक्शन वगैरह दे रखा है ऊपर में, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, अगर समझ में आ गया देखते ही तो हम शुरू हो गए, नहीं समझ में आ गया तो 1 मिनट के लिए रुका और इनके लिए मैपिंग वाली जो डायग्राम है, जो एलिप्स की डायग्राम बनाते हैं हम, वो पहले बना लिया, फिर आगे बढ़े, ठीक है। इसका मतलब हमको अच्छे से पता होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ कह रहा है तो उसका मतलब क्या है, जी एक्स कुछ कह रहा है तो उसका मतलब क्या है, यानी कि अच्छा बता सकते हो क्या है इसका एग्जैक्ट मतलब, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 का मतलब क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 का मतलब क्या है, बताओ जल्दी बताओ। सर हम अगर इनपुट 1 लेंगे तो आउटपुट 3 देगा। हाँ, तो ये जो हो गया इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ये डोमेन होता है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यूज जो आप फंक्शन में रखो, जिसको दुनिया एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है कि हाँ आप इसको रख सकते हो। जैसे कि मैंने आपके पास एक फंक्शन रखा y = 1/x, मान लो आपसे पूछा इसका डोमेन बता दो क्या होगा, तो क्या बताओगे 1/x का डोमेन? r-0। सर रियल नंबर एक्सेप्ट 0। हाँ वेरी गुड, इसका मतलब जैसे ही आपने यहाँ पर 0 रख दिया, दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी कि ये आप रख ही नहीं सकते, इसको हटाओ पहले भाई। तो इसको आपको हटाना पड़ा मजबूरी में। तो फिर आपने कहा कि आपने पूछा कि क्या 0 के अलावा कुछ रखूं तो दिक्कत है, 0.00000 यानी टेंडिंग टू 0 रखूं तो कोई दिक्कत है? तो सामने वाले ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमें 0 अप्रोचिंग से कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ एग्जैक्ट 0 से प्रॉब्लम। तो फिर आपने यहाँ पर डोमेन डिफाइन कर दिया। तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जिसको रखने पर दुनिया को कोई आपत्ति नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ भाई आप फंक्शन में ये वैल्यू रख सकते हो। उसको रखने के बाद जो आपका आउटपुट आ जाए वो क्या हो जाता है, आपका रेंज कहलाता है, ठीक है। तो ग्राफिकली मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस के अलाउंग जो भी आपका एक्सपेंशन है वो आपका डोमेन हो गया, और जो आपका हाइट है यानी कि द फंक्शन इटसेल्फ वो आपका रेंज हो जाता है, ठीक है। फंक्शन इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर साइन का ग्राफ बना दिया ऐसे, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, +π/2 से -1 से और -1। हाँ 1 से -1। तो देखो मैंने तुमसे पूछा क्या था, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो आपने क्या बोला, ये -1 से लेकर के 1 तक जाएगी, ऐसा ही बोला ना। यानी फंक्शन अपने यस आप सर। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 1, तो यही इसका रेंज हो गया, -1 से 1। यानी फंक्शन खुद कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है वो होता है रेंज, और x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है या x कहाँ कहाँ पर डिफाइन हो सकता है वो उसका डोमेन होता है, ठीक है। तो x आपको पता है पूरा का पूरा रियल एक्सिस ले सकते हैं, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू R हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो यस सर। मैंने आपसे पूछा कि √, ऐसा पूछा x - 3 पूछा, ठीक है, इसका डोमेन बताओ क्या होगा, डोमेन बता दो जल्दी से मुझे क्या होगा। सर r+। R+ नहीं, चलो मैं देखो डोमेन में मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ जो तुमको समझ में आए, है ना। कि जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है
तो देखो डोमेन का निकालने का मतलब समझते हो क्या होता है? डोमेन निकालने का मतलब समझते हो क्या होता है? तुम मैथमेटिक्स को छोड़ दो एक तरफ, नो सर। उसका मतलब समझते हो? देखो लड़की की सर शादी अटेंड की है सबने, घर में किसी की लड़की की शादी हाँ हुई है। अच्छा, हाँ हाँ तो देखो शादी में बाराती आते हैं, बाराती आते घर के हाँ लोग भी आते हैं, फूफा जी मामा जी। तो तुम देखते हो सब शिकायत करते हैं, ये हर जगह होता है, मेरे घर में भी होता है, तुम्हारे घर में भी होता होगा, क्या खाना अच्छा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा शिकायत करते हैं ना शादी के बाद या शादी के दरमियान ही ऐसा करते हैं, सुना है आपने? यस सर। तो हाँ सर। तो इसको समझो कि डोमेन का मतलब होता है कि लड़की की शादी हो रही है वहां पे, है ना, लड़की की शादी आपके घर में, आपकी बहन की या किसी की भी शादी हो रही है, ठीक है। तो जो भी घर के लोग आ जाए, बाराती तो अलग है, जो भी घर के लोग आ जाए, जो घर के लोग हैं आपके, जो रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं, सबको एक जगह लाइन में खड़ा किया और पूछा भाई तेरे को कहाँ दर्द हो रहा है। मान लो पहले वाले को बुलाया, मामा है ना मामा, इनसे पूछा आपको कहाँ दर्द हो रहा है, ये बताएंगे यहाँ दर्द है, तो उस दर्द को दूर किया तो वहां से डोमेन निकलेगा। दूसरे को चाचा को बुलाया, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, इन्होंने बताया मुझे तो यहाँ तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर किया तो फिर वहां से डोमेन निकलेगा, ठीक है। फिर आपने फूफा को बुलाया, है ना, उनसे पूछा कहाँ तकलीफ है आपको, उन्होंने बताया मुझे यहाँ कष्ट है, उसको दूर किया, वहां पर डोमेन निकलेगा। समझ में आया? यानी कि हाँ सर आ गया। आपके पास एक फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन दे दिया आपको, एक फंक्शन दे दिया या बहुत सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन आपको दे दिया गया, ठीक है। अब उस फंक्शन को कहाँ कहाँ कश हो सकता है, वहां वहां से डोमेन आपको निकालना है और हर आदमी से पूछना है ना। ऐसा नहीं कि मामा से पूछा, चाचा से पूछा, फूफा को छोड़ दिया, ठीक है साइड में इनको छोड़ दिया, ये नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हर आदमी से पूछा कि भाई तू बता तेरे को कहाँ दर्द है, उसका दर्द दूर किया, दूसरे को बुलाया उससे पूछा, इसी तरह से डोमेन निकलता है। तो ये तो आपको समझाने के लिए था। अब इसका मतलब क्या है मैथमेटिकल? एक फंक्शन है आपका एफ एक्स, ऐसा, ये है अंडर रूट, इस तरह का फंक्शन। दूसरा है एक फंक्शन ऐसा 1/f(x), है ना। तीसरा एक फंक्शन है जो इस टाइप का है 1/f(x) और अंडर रूट, इस टाइप का है, मान लो, ठीक है, समझ में आ रहा है? f(x) की जगह कुछ भी हो सकता है, f(x) की जगह कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सबके लिए अलग अलग आंसर ही निकाल देते हैं, इसके लिए अलग कहानी चलेगी, इसके लिए अलग कहानी चलेगी। f(x) में सिंपल सा कुछ रखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बताओ क्या रखूँ f(x) की जगह, क्या फंक्शन रखूँ? सर कुछ भी रख दीजिए। चलो f(x) को मैंने मान लिया, ऐसा कुछ मान लिया, x - 4 मान लिया, ठीक है, जो दिखने में बहुत सुंदर है, आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत? x - 4 मान लिया, तो यहाँ पर रख दिया हमने कि भाई मेरा फंक्शन है x - 4। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/x - 4, और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा 1/√x - 4, ठीक है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, देखो हम जो पढ़ते हैं उसका नाम है फंक्शन, बोलते तो फंक्शन है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो होता है रियल फंक्शन, ठीक है, रियल फंक्शन। ये है, मैंने शायद आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको हिंट दिया होगा रियल फंक्शन। यानी कि आप 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स पढ़ के आते हो, तो जैसे ही आप पढ़ के आते हो आपको लगता है कि अंडर रूट में -1 है तो इसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, फंक्शन में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फंक्शन सिर्फ रियल नंबर्स के लिए ही वैलिड है, यानी कि अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अंडर रूट में नेगेटिव हो गया तो हाँ आपका सर। काम कर यस दिया, सर। ठीक है। तो इसको पूछो कि भाई तेरे को कहाँ दर्द है, तो ये बोला मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, कि मैं अंडर रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बोला अच्छा ये चलेगा क्या, तो ये बोलेगा हाँ ये ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 4 रख दो x की जगह, मैं 0 हो जाऊंगा, मैं फिर भी डिफाइन हूँ, 0 से कम नहीं लूंगा। सर क्लोज इंटरवल 4 हाँ, से तो इंफिनिटी। x > 4, इसको हम अपने इंटरवल के टर्म्स में ऐसे लिख देते हैं, ये इसका डोमेन है ना, डोमेन, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई क्यों ऐसा किया? हाँ यस सर। सर। वेरी गुड। यस दूसरा, सर। दूसरा ये आ गया, अब इसके पास आ गया, बोला R भाई तू - बता 4। तेरे को कहाँ दर्द है, तो बोला कि देखो मैं नीचे 0 तो नहीं हो पाऊंगा, बाकी कुछ भी कर लूँ,
तो आपने कहा ठीक है x माइनस 4 है ना, तो तेरे को 0 नहीं होने दूंगा। तो इससे क्या आ जाएगा, दोनों तरफ 4 ऐड किया तो x नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की रेंज मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो जाएगी, पूरे R में R-4। -4s। ये इसका डोमेन हो गया। हाँ सर। ठीक है, अच्छा इसके पास गए, बोले कि तू बता तू कहाँ डिफाइंड है। उसने बोला देखो एक तो मैं 0 भी नहीं हो सकता पहली चीज, दूसरा मैं नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो कहा ठीक है, इसका मतलब तेरे को मैं ग्रेटर देन 0 कर देता हूँ सीधा। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया था, 4 हो सकता था, यहाँ पर वो 4 भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, है ना। ये कह रहा है कि भाई एक तो मुझे क्लोज्ड पॉजिटिव कर दे, इंटरवल। दूसरा मैं 0 भी नहीं होगा। तुमने कहा ठीक है, ऐसा मान लिया। तो x यहाँ से ग्रेटर देन 4 आ गया। तो इसको हमने बोल दिया x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 4 ऊपर इंटरवल। इन्फिनिटी हमेशा ऊपर इंटरवल ही होता है, क्योंकि इन्फिनिटी कहाँ है हमें मालूम नहीं। तो ये इसका डोमेन हो गया। ये बात समझ में आ गई। यस सर। यस सर। इसीलिए आप देखोगे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, कई बार आपसे डोमेन ना पूछ करके ये भी बताया जाता है कि फाइंड x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन इज डिफाइंड, आपसे पूछ रहा है कि x बता दो मुझे। ऊपर वाला ही क्वेश्चन ले लो, जहां पर मैं डोमेन की जगह आपसे ये पूछता कि मुझे x की वो सारी वैल्यू बता दो जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड है। उसका मतलब वो आपसे यही पूछ रहा है कि मैं क्या वैल्यू x की रख सकता हूँ जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो डोमेन और डिफाइंड का मतलब सेम ही होता है, समझ में आ गया। डोमेन का मतलब भी वही होता है, x की वो सारी वैल्यूज जो दुनिया एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये रखने पर ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है। यस। चलो अच्छा, इसी तरह से एक और आता है, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा 2 टू द पावर x, है ना, और या फिर मैंने कहा आपको a टू द पावर x का। तो यहाँ पर क्या होगा कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, a नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि x माइनस 4 ग्रेटर देन टू द पावर x, इसका डोमेन बता दो मुझे, डोमेन क्या होगा। तो आपने कहा कि जो x माइनस 4 है ना, ये a टाइप मुझे दिख रहा है, क्योंकि वेरिएबल टू द पावर बेस आ गया, मतलब वेरिएबल ऊपर में रहा कुछ भी और नीचे में कुछ भी आ गया बेस, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यहाँ से x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, यही इसका डोमेन है। ये समझ में आया। यस। अब आप ऑब्वियस क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे कि ये बेस जो है बाकी ऊपर तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर वगैरह आ जाते या यहाँ पर अनडिफाइंड आ जाता, नीचे में 0 होता, ये क्या कहानी है ना। आप पूछ सकते हो ना ये क्या कहानी है भाई, कि बेस जो है वो आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव रहे तो क्या दिक्कत है, आप पूछ सकते हो। मैंने कहा ठीक है रख लो, मान लो आपने कहा -2 मान लिया, सिंपल सा -2 टू द पावर x, मैं कहता हूँ ये अनडिफाइंड है, मान लो अनडिफाइंड। क्यों, मैंने रीजन दिया कि a यहाँ पर लेस देन 0 है तो ये अनडिफाइंड होगा। आपने कहा कि क्या दिक्कत है भाई, आप x कुछ भी रखते जाओ इसका वैल्यू तो आएगा ही। तो मैं आपसे कहूंगा कि नहीं, ये जो होता है ना, ये आप वैसा ही मान लो जैसे कि पानी में एक भैंस होती है ना, पानी में भैंस होती है, ये वैसे ही है, पानी में भैंस की तरह, मतलब कि वो किस करवट बदल जाए पलट जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो जब आपको पता नहीं चलेगा तो फिर आपसे आपको दूर रहना है, ठीक है। वाइब्रेशन बंद कर लो अपना रुपेश, वो तुम्हारा मोबाइल बज रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई ये अनडिफाइंड है, आपने कहा कि नहीं मैं x की वैल्यू तो रखूंगा, डिफाइंड हो जाएगा। आपने कहा x 2 रख लो, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये x को 2 रखोगे तो क्या आएगा, ये 4 आएगा। 4 आएगा। तो आपने कहा 4 तो डिफाइंड है। फिर किसी ने कहा 3 रख लो, ये फिर भी डिफाइंड है। 4 रखोगे तब भी डिफाइंड है। अब मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो x को हाफ रख के बताओ कितना आ रहा है, तो कितना आएगा देखो, √-2 आ जाएगा। अब हमने यही कहा था कि √-2 क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड है ना, ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है।
इसीलिए हम इन जनरल एक रूल बना लेते हैं कि अगर पावर में वेरिएबल है x या कुछ भी वेरिएबल है तो जो बेस होगा उसको हमेशा पॉजिटिव होना होगा, ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। तो अगर ऐसा है तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, sin x टू द पावर x, इसमें sin x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? इसमें sin x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सारे वैल्यूज रियल नंबर्स। अच्छा, sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है? 1 से माइनस -1 to 1। -1 से 1 तक जाती है। अच्छा ठीक है, ये क्या है? ये एक वेरिएबल है तो, और ये क्या है? बेस है ना? तो हमने अभी क्या कहा कि अगर पावर में वेरिएबल आ जाए और बेस में कुछ भी रहे उसको हमेशा ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, यानी आप ये लिख ऑलवेज ग्रेटर करके देन 0 सर, क्या? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हाँ, sin x ग्रेटर देन 0 है ना, आप ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया ना कि मान लो आपने रख दिया sin x की वैल्यू -1 से 1 जा रही है तो एक समय -1 भी आएगी, x की वैल्यू उस समय हाफ है अगर, तो ऐसा आ जाएगा जो कि क्या है? अनडिफाइंड, ठीक है, √1 ये अनडिफाइंड है। क्यों? आप कहोगे आई होता है, मैं कहूंगा नहीं, आई आपका सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। फंक्शन में हम सिर्फ रियल फंक्शंस की बात करते हैं, इस चैप्टर का नाम ही है रियल फंक्शन, ठीक है। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना, जहां भी पावर में वेरिएबल दिखा चुपचाप एज्यूम कर लो कि जो भी आपका बेस है वो ग्रेटर देन 1 ही होगा, नहीं तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। यस ये सर। बिल्कुल क्लियर है। तो ये थोड़ी जरूरी यस चीज है सर। जो ध्यान रखना है ना, क्योंकि हमने लगभग ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है लगभग। कल मैं एक दो क्वेश्चन और लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डोमेन और रेंज क्या ये तो पता हो आपको, है ना, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो आपको डोमेन का मतलब समझ में आ गया? यस यस सर। अच्छा, तो चलो ऐसा है तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, पूछता हूँ लॉग ऑफ x टू द बेस a, इसके लिए डोमेन क्या होगा? ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? सिंपल सा मैं पूछ रहा हूँ, फंक्शन कब डिफाइन होगा? when is the function defined? लॉगरिथमिक फंक्शंस आपने 11th में पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़ाया जाता है, अगर आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन 11th में आपने पढ़ा होगा। तो मुझे कोई बता सकता है कि ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, क्या कंडीशन होता है उसके लिए? सर एक्स ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, और बताओ, और भी कुछ होगा क्या? सर बेस में क्या है सर? बेस में यही है, देखो ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर, ये है ना, यही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन इनवर्स होते हैं, मैंने बताया होगा। तो हाँ ए सर। फिर से पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है, ए ग्रेटर देन अच्छा। 0। यहाँ पर लेकिन एक और बात आ जाती है कि ए 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 1 का कोई भी पावर तो 1 ही रहेगा, तो फिर आप टाइम पास क्यों करोगे? लॉग का मतलब मैंने बताया होगा कि एक का पावर क्या रखूं कि मुझे x मिल जाए, जैसे कि log 32 टू द बेस 2, इसका मतलब क्या होगा कि मैं 2 का क्या पावर रखूं कि वैल्यू मुझे 32 मिल जाए, तो उसका आंसर 5 आएगा, ठीक है। हाँ। यही होता है ना, लॉग का मतलब यही होता है, इसका क्या पावर रखने पर ये आएगा, ठीक है। तब मैं तुमसे पूछूं कि log 1 टू द पावर 7, मतलब 7 टू द बेस है, 1 का पावर क्या रखूं तो 7 आएगा? कभी नहीं आएगा। 1 का पावर कुछ भी कुछ रखो 1 नहीं। ही रहेगा, है ना, तो ये 1 नहीं हो सकता इसी वजह से, ठीक है।
ये क्लियर है? यस यस सर। ये छोटी छोटी चीजें हैं लॉग की जो आपको याद रखनी है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि यहाँ पर भी फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा, लॉग फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, 1 या 2 नहीं बोला मैंने, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। जो भी लॉग की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको कोई भी पावर पे रेज करोगे पॉजिटिव ही तो देगा। समझ में आ गई बात? मैं कह रहा हूँ कि हाँ 2 को सर। क्या पावर रेज करोगे, यस 32 है ना। अगर आपने एक भी पॉजिटिव कह दिया तो दूसरा अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही चीज है एक्चुअली, और ये 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 को कुछ भी पावर पे रेज करो वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों कंडीशन होल्ड करते हैं लॉग के केस में, ठीक है। चलो, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और मैं सीधे एक्सरसाइज 1.3 पे आता हूँ। आपने कहा कि आपसे हो गया, मुझे प्रसन्नता हुई जान करके। मुझे बता दो जल्दी से कि भाई ये पहला हो गया सबसे, ये हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, आपको याद हो? यस सर। दूसरा हो गया, दूसरा थोड़ा फॉर्मूले वगैरह इन्वॉल्व है ना, थ्योरम टाइप का है, इसीलिए पूछ रहा हूँ, इसमें नंबर्स नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये एक कंपोजिट फंक्शन का रूल होता है, वैसे ही काम करता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्राई करना, नहीं तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। 3 हमने शायद डिस्कस किया था, मुझे जहाँ तक लग रहा है 3 हो गया, ये हो गया, ये यस किया सर था, कराए है ना। हैं। 4th, 4th भी सर हो गया है। 4th हो सर गया। 4th में होगा। 5th भी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे, है ना। हाँ सर। चलो, हाँ 6 भी मुझे यहाँ तक याद है हमने किया था। यस सर। अच्छा, 7th भी किया था, 4x + 3 है। यस सर। 8th भी किया था, √y - 4 इससे यस सर। मिलता जुलता। 9th भी किया था, तो इससे 9th मिलता जुलता, ठीक है। सर 9 तो कल ही करवाए थे। हाँ, 9th का निकलवाया था, ये हो गया। और 10th भी ये सिंपल है, यूनिक इनवर्स करवाया था, याद है मुझे। एक फंक्शन f है तो उसका एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, याद है आपको? यस सर। अच्छा। यस सर। 11th भी कल ही करवाया था, इसी टाइप का, f इनवर्स ऑफ इनवर्स f होता है ना। यस सर और यही कराए थे क्वेश्चन। ये करवाया था क्या? एग्जैक्टली यही करवाया था, एग्जैक्टली यही करवाया यस सर। था। और 12th भी करवाया था, एक फंक्शन का इनवर्स ये वही वाला है, ऊपर वाला ही है, 11वां 12वां एक ही है, उसमें वैल्यू दे दिया, यहाँ पर आपसे जनरल पूछा है, एक ही चीज है, ठीक है। 13th और 14th भी सिंपल है, ठीक है, यस सर हो जाएगा। ये हो यस जाएगा। सर हो जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा एनसीईआरटी का लगभग सब कुछ हो चुका है ना। और बोर्ड में सारे क्वेश्चंस हाँ आपको सर। एनसीईआरटी से ही आएंगे। एक दो क्वेश्चन करवाने हैं जो मुझे अपने से करवाने हैं, वो मैं कल करवाऊंगा आपको, है ना। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो आपके टेस्ट में आए थे उसको लेता हूँ। पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, फॉग निकालना था, ये निकाल लिया होगा आपने। हाँ सर। हाँ हाँ। चलो, सेकंड भी मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया मैं उनके लिए जल्दी से करता हूँ। यस सर हो गया था। सर हो गया था। कोई बात नहीं, अपन ऑफिशियली कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा ना बोर्ड में, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ ये तो अपना ही है, तो अपने को दिक्कत नहीं है। इसलिए छोटे से सर बताए थे। छोटा सा ही क्वेश्चन नहीं बताया। इसमें देखो, ये हमने आर भी इनवर्स वाला कह रहा होगा। है, आपको अगर ध्यान हो तो हमने एफ इनवर्स वगैरह कर रखा है। आर इनवर्स एफ इनवर्स एक ही होता है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जैसे हम एफ इनवर्स निकालते हैं वैसे ही इनवर्स निकालते हैं। जो डोमेन है वो आपका ये रेंज हो जाता है, जो रेंज है वो आपका वापस डोमेन हो जाता है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि 3x + y = 11 है। तो x में आप क्या रख सकते हो, x की जगह हमने पहले 1 रखा है ना, x 1 रखा, तो y कितना आएगा यहाँ से 8 आ जाएगा। तो हमारे पास एक रिलेशन क्या आ गया 1,8। x को जब 2 रखोगे तो y कितना आएगा 5। 5 आ गया। 5। तो ये आपका 2,5 आ गया। x को जब 3 रखा तो y कितना आएगा 3,5 2। y 5 आ गया, तो यहाँ पर y 2 आ जाएगा।
ये आपका 3,2 आ गया। अब x को 4 रख सकते हो क्या? 4 रखते ही क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, नेगेटिव है ना। और y नेगेटिव हो जाएगा, वो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। तो जो मेरा रिलेशन है वो ऐसा है 1,8 2,5 3,2 ऐसा है ना। तो फिर r 0 भी इनवर्स रख देंगे। 0 कहाँ पे आया? फिर 3x = 0 ले लेंगे। नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा ना, है ना। 0 नेचुरल नंबर इसमें नहीं तो है। दिया ऑप्शन होल नंबर में नहीं तो उससे में क्या ऑप्शन सारा सही थोड़ी है, r इनवर्स तो निकालना है, इसीलिए तो ये r हो गया। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस है ना। तो आप कैसे निकाल रहे हो, 1 2 3 4 निकालते जाओगे जहां तक आपको नेचुरल नंबर x और y दोनों आ रहे हैं, है ना। अब r इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ये हो जाएगा 8,1 5,2 2,3 ऐसा आ जाएगा। देख लो ऐसा है क्या? डी वाला। हाँ, यस ये सर। ये वाला है, ठीक है। लेकिन गलत बता रहा था सर वेबसाइट पे। क्या वेबसाइट पे बी आंसर दिखा रहा था सही। हाँ सर, वेबसाइट पे गलत मेरा बता डी रहा आया था था सर। नहीं, और वेबसाइट हम पे सही किए थे। वेबसाइट पे आर बता दिया है, लगता है आर होगा ऐसा ना, आर थोड़ी बी होगा बता सर, सर बी। आप हाँ तो कौन सा सही होगा? डी होगा, डी सही है। डी डी देखो सही होगा। क्वेश्चन में देखो आर इनवर्स पूछा है ना, आर इनवर्स पूछा, आर अगर पूछता ना तब तो बी सही होता, आर अगर पूछता आपसे तब तो बी सही होता, लेकिन आपसे यहाँ आर इनवर्स पूछा गया है तो आर इनवर्स के लिए डी सही होगा, ठीक है। वो वेबसाइट में भी कहीं से छापते हैं, उल्टा सीधा छाप लिया ऐसे ही। आपको समझ में तो आ गया क्या है, ये सिंपल है यस ना। सर। हमने जो क्वेश्चन है वहीं से रिलेशन निकाला, उसका इनवर्स निकालना हमको आता है, वैसा ही जैसा कि फंक्शन में होता है, क्योंकि रिलेशन जो है वो फंक्शन का ही सुपरसेट है, तो लॉजिक एग्जैक्टली सेम, ठीक है ये। यस सर। तो हो गया तीसरा, क्या कहता भाई, हाँ ये तो आइडेंटिटी फंक्शन पता है, ए बी बी सी सी ऐसा ही होगा, है ना। ये कौन सा होगा फिर, ये वाला बी हो जाएगा, ए बी बी सी सी, ठीक है। यस सर। चौथा तो और थोड़ा ये हो जाएगा। हाँ चौथा हमने कर लिया है, चौथा तो ऐसा क्वेश्चन किया यस है सर। तो आपसे हो जाएगा। पांचवा हो गया था, ये थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग है। सी वाला होगा, सी सी। सी वाला क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। चलो अगर हो गया आपसे तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। संडे को दिया सर, अभी तक याद। हाँ संडे को दिया, अभी तक क्वेश्चन याद, आंसर याद है सबका। वो तो मतलब सब मेहनत करके आए, अच्छी बात है ना। मैं पसंद ना हूँ तुम लोगों से, तो मेहनत करो। चलो तो देखो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हम कैसे प्रूव करते थे आपको पता है। रिलेशन आपको दे रखा है ए और बी, और आपको इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, आपको दे रखा है कि भाई 1 प्लस ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी मैंने ऐसे लिख दिया ए बी ग्रेटर देन -1 होगा, है ना। ए बी ग्रेटर देन -1 है, ये आपको दे रखा है। अब प्रूफ करो कि ये सबके लिए वैलिड है क्या, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए भी वैलिड है, ट्रांजिटिव के लिए भी वैलिड है, और सिमेट्रिक के लिए भी वैलिड है ना। क्या हो गया प्रतीक? चलो तो सेट ए है, मान लो पहला ये आर है और ये भी आर है, तो यहां से भी हमने ए ले लिया। आर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां से भी ए ले लिया, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन -1 होगा, होगा ना। यस सर। तो देखो रिफ्लेक्सिव Yes, के लिए sir. देखो हम प्रूफ कैसे करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम प्रूफ करते हैं, है ना। सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन मानते हैं और फिर अगला कंडीशन प्रूफ करते हैं कि वो सही है क्या। रिफ्लेक्सिव में केवल एक ही कंडीशन होता है, तो ऐसा नहीं कि हमने मान लिया कि हाँ ए स्क्वायर ग्रेटर देन -1 है, नहीं। आपको प्रूफ करना होगा कि पहले सेट से ए उठाया, दूसरे से भी सेम ए उठाया, मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होता है, तो ये खत्म हो। दूसरा, पहले सेट से हमने ए उठाया, दूसरे से बी उठाया और मान लिया कि ये सही है ना, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो मान लिया ये सही है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं अब पहले सेट से बी उठाऊंगा, अगले सेट से ओ उठाऊंगा, उस केस में भी ये सही होना चाहिए, तो है क्या,
तो अगर ए बी ग्रेटर देन -1 है तो बी ए भी ग्रेटर देन -1 होगा, जो कि हमेशा होगा। यस सर। इसका मतलब कि ये क्या है, हाँ, सिमेट्रिक सर। भी है, ये सिमेट्रिक भी है। तीसरा है कि अगर मान लो ए बी ग्रेटर देन -1 है और बी सी भी ग्रेटर देन -1 है तो फिर ए सी ग्रेटर देन -1 होगा। ये हम कह रहे हैं, ये हमने मान लिया है, ये मान लिया है, यहाँ पर भी माना है और ये प्रूफ करना है। तो ए को तुम क्या रखोगे, -2 रख लो, बी को 0 रख लो, तो ये तो 0 ग्रेटर देन -1 है, बी को 0 रख लो, सी को कुछ भी रख लो, 2 रख लो, ये भी ग्रेटर देन -1 है, पर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा -2 और सी हो जाएगा 2। -4 ग्रेटर देन -1 नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो क्या हो Yes, जाएगा, sir. सी हो जाएगा।